हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, और आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली हम मेमोरी यूनिट को फोकस में रखेंगे। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 13 रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ रीड ओनली मेमोरी? आपको बताना है इनमें से कौन सी रोम की वैलिड कैटेगरी में नहीं आता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज EEPROM। ये रोम की एक वैलिड कैटेगरी नहीं है। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, स्टार्टिंग विद PROM, PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, अब अगर हम EPROM की बात करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी की अगर हम बात करेंगे, EEPROM, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज वोलाटाइल इन नेचर। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी वोलाटाइल टाइप मेमोरी है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज रैम। रैम क्या होती है? वोलाटाइल नेचर की होती है, मतलब अगर हम अपने कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो इसका डेटा भी क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। आपको बताना है इन 4 टाइप्स ऑफ मेमोरीज में से हमें किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब यहाँ पे रैम की बात हो रही है, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो हमारी रैम होती है, इसके 2 टाइप्स आते हैं। वन इज नोन एज SRAM and another one is known as DRAM. ओके, इनके रिगार्डिंग हम कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, SRAM जो होती है ये कंपैरेटिवली फास्ट होती है, while as DRAM क्या होती है? थोड़ी स्लो होती है। ओके, ये पॉइंट आप मैंडेटरली याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊंगा, SRAM कंपैरेटिवली क्योंकि ये फास्ट होती है, इसकी वजह से ये क्या बन जाती है? ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, while as DRAM क्या होती है? कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, SRAM को हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, while as DRAM को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखेंगे SRAM हम कहां पे यूज करते हैं, SRAMs आर यूज्ड इन कैश मेमोरी। ओके, while as DRAM जो होती है ये हम यूज करते हैं इन मेन मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपको यहां पे बात करूंगा, दैट इज जो हमारी SRAM होती है इट नीड्स लेस पावर कंजप्शन। ओके, लेस पावर कंजप्शन, while as DRAM की पावर कंजप्शन क्या होती है? हाई होती है। सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स आई टोल्ड यू अबाउट SRAM एंड DRAM। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भी अगर मैं आपको यहां पे बताऊंगा, जो हमारी SRAM होती है ये बनी हुई होती है कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स की, while as जो हमारी DRAM होती है ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो आप इनको नोट डाउन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, क्योंकि अगर रैम के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से उसको कर सकते हो
लेकिन जैसे ही थोड़े से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं आपको वो क्वेश्चंस बाद में गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें से ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पॉइंट्स लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अस दैट द मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मेन मेमोरी। ओके, क्योंकि सीपीयू को जब भी किसी भी डेटा आइटम की जरूरत होती है ये एक्सेस कर पाता है उस डेटा आइटम को या उस इंस्ट्रक्शन को, कहां से, रैम से, या रैम बोलो या मेन मेमोरी बोलो। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हाफ बाइट इज ऑल्सो इज नोन एज। आपको बताना है हाफ बाइट को हम क्या बोलते हैं। आपको इतना पता है जो हमारी बाइट होती है, एक बाइट होती है, वो कितने बिट्स की होती है, 8 बिट्स की होती है। वाइल एज अगर हम हाफ बाइट की बात करेंगे, हाफ बाइट की बात करेंगे तो उसमें कितनी बिट्स होंगी, 4 बिट्स होंगी, और 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निबल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। विच कंप्यूटर्स मेमोरी कंटेन्स द सिस्टम्स बूट सेक्टर फाइल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसमें हमने बूट सेक्टर फाइल्स को रखा हुआ होता है। बूट सेक्टर फाइल्स मतलब हो गया जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो पहले वो बूट हो जाता है हमारा सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं किसमें, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो बूट सेक्टर फाइल्स किस वाली मेमोरी में होती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, रोम इज द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। What are the two properties of RAM? आपको बताना है रैम की 2 प्रॉपर्टीज क्या है। एक इसी वाली क्लास में आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया, जो हमारी रैम होती है ये वोलेटाइल नेचर की होती है, और ये क्या है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी भी है, इसको हम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। Which of the following is at the bottom of the hierarchy of computer memory? आपको बताना है इनमें से कंप्यूटर मेमोरी जब हम पढ़ते हैं उसकी एक हायरार्की है, उसमें से सबसे बॉटम पे कौन सी मेमोरी आती है। इनमें से द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी हायरार्की जब हम पढ़ते हैं तो टॉप पे रजिस्टर्स आते हैं, सेकंड नंबर पे कैश आती है, थर्ड नंबर पे रैम आ जाती है, ठीक है, और चौथी नंबर पे बाद में क्या आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी। अब अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस को थोड़ा कंप्लीट करूंगा, इस सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले नंबर पे आता है फ्लैश, या जिसको हम यूएसबी बोलते हैं, यूएसबी मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद हमारी हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं, ओके, और लास्ट पे अगर हम देखेंगे मेमोरी हायरार्की में कौन आता है, दैट इज टेप्स वगैरह, मैग्नेटिक टेप वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये सारे की सारी कैटेगरी जो है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरीज हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक। अब अगर हम इसी मेमोरी हायरार्की के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम रजिस्टर्स की बात करेंगे, ये क्या होती है, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और इसका क्या होता है, काफी स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, ओके। जनरली आपको रजिस्टर्स देखने को मिलेंगे 8 बिट्स के, 16 बिट के, 32 बिट के, ऐसे करके, ठीक है, ओके। और ये काफी ज्यादा वेरी एक्सपेंसिव, ये काफी एक्सपेंसिव मेमोरी मानी जाती है, काफी एक्सपेंसिव मेमोरी मानी जाती है, ओके। उसके बाद अगर हम कैश की बात करेंगे, और ये रजिस्टर्स कहाँ पे होते हैं, ये सीपीयू चिप के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना, ओके। क्योंकि हमने कल के लेक्चर में भी बताया सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। उसके बाद अगर हम कैश की बात करेंगे, कैश मेमोरी जो होती है ये क्या है, ये सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है, सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है, ओके। और ये भी क्या है, ये भी काफी एक्सपेंसिव मेमोरी मानी जाती है, ओके। और इसका साइज भी स्मॉल ही होता है, साइज इसका जो होता है वो काफी स्मॉल होता है, ठीक है, जनरली 5 MB, 6 MB, 7 MB, 3 MB ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद और ये जो कैश मेमोरी होती है ये कहाँ पे रन कर रही होती है, बिटवीन सीपीयू एंड रैम, सीपीयू और रैम के बीच में हमारी कैश मेमोरी लाई कर रही होती है। उसके बाद अगर हम रैम की बात करेंगे तो रैम हमारी जो है इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। ये भी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मीडियम टाइप की होती है,
ओके क्योंकि यहाँ पे हम जीबीज ऑफ डेटा रख पाते हैं 8 GB 16 GB 4 GB 2 GB, ठीक है, ऐसे करके। ओके और ये भी कंपैरेटिवली क्या होती है, फास्ट होती है, ये भी फास्ट मेमोरी होती है और ये हम मानते हैं कि ये अफोर्डेबल मेमोरी होती है, ये अफोर्डेबल मेमोरी मानी जाती है, ठीक है, उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है। और अगर हम नीचे जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी, इसका साइज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ओके, और ये थोड़ी सी स्लो होती हैं। इसमें जो साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, ओके। नेक्स्ट की बात करेंगे, दैट इज़ ये चीप मेमोरी मानी जाती है, सस्ती मिलती है, ओके, और ये कंपैरेटिवली क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है, ओके। लास्ट पॉइंट में अगर यहाँ पे आपको बताऊंगा, एज वी गो अबव द हायरार्की, अप इन द हायरार्की, कॉस्ट पर बिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट पर बिट क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ओके। और जितना हम अबव जाएंगे हायरार्की में, यहां से क्या हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज, साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स भी आप याद रखोगे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, सेकेंडरी मेमोरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। आपको बताना है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है मेमोरी हायरार्की में। अभी अभी मैंने आपको बताया रजिस्टर्स इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, विच काइंड ऑफ रोम permits the user or manufacturer to wipe the data with UV radiations before reprogramming it। आपको बताना है इनमें से हम कौन सी मेमोरी रोम का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से हम उसके डेटा को इरेज कर सकते हैं और बाद में हम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ओके। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज EPROM। EPROM क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहां पे हम डेटा को इरेज करने के लिए किन रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं डेटा को इरेज करने के लिए। अब अगर आप EEPROM की बात करोगे, EEPROM की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो यहाँ पे डेटा को इरेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ EEPROM, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU इज कॉल्ड। आपको बताना है हम किस हाई स्पीड मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। सिंपली CPU और मेन मेमोरी, या जिसको हम रैम बोलते हैं, इनके बीच में किस हाई स्पीड मेमोरी का हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको अभी अभी बताया, हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कैश मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग DRAM। हम कैश मेमोरी में DRAM का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या ये सही है कि गलत है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 विल बी फॉल्स, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी इसी लेक्चर में बताया कि DRAM में हम किन का इस्तेमाल करते हैं। DRAM जो हमारी होती है, कैश मेमोरी जो हमारी होती है, इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, SRAM का इस्तेमाल करते हैं, ओके। और जो DRAM होती है इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हेनेवर द डेटा इज फाउंड इन द कैश मेमोरी इट इज कॉल्ड। देखो क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा CPU, बीच में यहाँ पे कैश मेमोरी और यहाँ पे हमारी क्या है, रैम, ओके। यहाँ पे हमारी रैम, हम क्या करते हैं, रैम से डेटा लाते हैं, किस में डालते हैं, कैश मेमोरी के अंदर डालते हैं। अब जब भी CPU को किसी भी डेटा आइटम की ज़रूरत होगी या कैश की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी, ये सबसे पहले सर्च कहाँ पे करेगा, कहाँ पे सर्च मारेगा, कैश मेमोरी के अंदर मारेगा। अगर कैश मेमोरी के अंदर इसको अपना डेटा मिल गया, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा हिट हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इसको कैश के अंदर डेटा नहीं मिला तो हम बोलते हैं डेटा मिस हो गया। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिट मिस रेशो। अगर डेटा मिला तो हम इसको क्या बोलते हैं, हिट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में।
वर्चुअल मेमोरी इज, आपको बताना है कि वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज एन इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। हमारे पास जो मेमोरी होती है, स्पेशली यहाँ पे मेन मेमोरी की बात हो रही है, इसका साइज लिमिटेड होता है, इसका साइज लिमिटेड होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रैम के अंदर इस तरीके से प्रोसेसर्स को लोड करते हैं, इस तरीके से प्रोसेसर्स को लोड करते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट मेन मेमोरी है। समझ में आ रही बात? और ये किस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, कैसे इनफाइनाइट मेमोरी हमें देखने को मिल जाती है, लगती है, इसके पीछे एक बड़ा लेक्चर मुझे देना पड़ेगा, लेकिन अभी उसको छोड़ लेते हैं। टाइम मिला कभी तो इसके बारे में बात करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपको बताना है कि कैश मेमोरी में हम किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपली जब भी हमें कैश, ये सपोज हमारी कैश मेमोरी है और यहां से हमारी रैम है, जब भी हम रैम से डेटा उठाते हैं, कहां पे लाते हैं, कैश मेमोरी के अंदर लाते हैं। यहां पे हम कौन सा वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं? ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वाला प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेटा इनटू द कैश फ्रॉम द रैम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड, आपको बताना है कि कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जहां पे हम डेटा सर्च कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट। मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल सा पॉइंट में यहां पे आपको बताऊंगा, सीपीयू को जब भी किसी भी डेटा आइटम की जरूरत होती है, सपोज हम एक तो सीपीयू की बात करेंगे और रैम की बात करेंगे। सपोज फिलहाल के लिए आप कैश मेमोरी को साइड में रखो। सीपीयू को जब भी किसी भी डेटा आइटम की जरूरत होती है तो ये क्या जनरेट करता है, एक एड्रेस जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। फिर उस लॉजिकल एड्रेस को हम क्या करते हैं, फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फिजिकल एड्रेस, फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमें फिजिकल एड्रेस मिला तो हम रैम में जाते हैं, इस एड्रेस पे जाने की, हम इस एड्रेस को सर्च कर रहे होते हैं। जैसे एड्रेस मिला उसके कंटेंट को देख लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, क्या ये हमारा डिजायर्ड डेटा है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये तो हो गया, हम यहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं डेटा आइटम को ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। ठीक है, ओके, ये जनरल सिनेरियो है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इटसेल्फ हम सर्च कर रहे होते हैं, उस मेमोरी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। सो ऑप्शन नंबर सी डी विल बी द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 16। मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जहां पे हम डेटा सर्च कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इटसेल्फ, ओके, या कंटेंट इटसेल्फ, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी। जनरली हम डेटा को सर्च कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन द एड्रेस। हम उस एड्रेस पे जाते हैं, वहां पे डेटा आइटम को चेक करते हैं, क्या ये हमारा डिजायर्ड डेटा है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली कंटेंट के बेसिस पे डेटा को सर्च करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस मेमोरी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्ट होता है, यहाँ पे सर्चिंग हमारी काफी फास्ट होती है। ठीक है, रीजन मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी स्टोर्स, आपको बताना है जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती है इसमें हम क्या चीज स्टोर कर सकते हैं, डेटा, इंस्ट्रक्शन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। हम मेमोरी के अंदर डेटा भी स्टोर करके रख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करके रख सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम डेटा मेमोरी के अंदर एड्रेसेस को भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ आप याद रखो, मेमोरी के अंदर डेटा भी होता है और इंस्ट्रक्शंस भी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। आपको बताना है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क ये किस किस्म की मेमोरी है। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, और ये वाला क्वेश्चन जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है विच नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 16। आपको बताना है कि कौन सा नंबर सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम 16 बेस का इस्तेमाल करते हैं। बेस का दूसरा नाम क्या आता है, रेडिक्स। मैंने आपको एक लेक्चर में ऑलरेडी ये बताया है। ठीक है, कौन सा नंबर सिस्टम ऐसा होता है जिसकी बेस क्या होती है, 16। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है,
मैं थोड़ा सा और यहाँ पे इलाबरेट करके बताने की कोशिश करूंगा आपको। जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसकी बेस 2 होती है और यहाँ पे हम किन किन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 एंड 1। ओके, अब अगर हम ऑक्टल की बात करेंगे, यहाँ पे हमारी बेस होती है 8 और हम यहाँ पे किन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक। टोटल में ये 8 डिजिट्स बन जाते हैं इंक्लूडिंग 0। डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 10 होती है और यहाँ पे हम किन नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेके 9 तक, और ये टोटल में 10 डिजिट्स आ जाते हैं, इसलिए हम इसको डेसिमल बोलते हैं। और हेक्साडेसिमल में हम कितने नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसकी बेस 16 होती है और यहाँ पे हम किन नंबर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे हम 0 से लेके 9 तक, सबसे पहले 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A का इस्तेमाल करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से एंड 15 को F से। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 ये टोटल 16 डिजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, फाइन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कन्वर्ट 312 जो कि ऑक्टल बेस में है इनटू डेसिमल। आपको ये ऑक्टल बेस जो हमारा नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। मैं सिंपल तरीका आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, 312 और ये ऑक्टल बेस में है, ये ऑक्टल बेस में है। आप देखोगे एक पॉइंट सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। अगर हम ऑक्टल बेस की बात करेंगे वहां पे हम किन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दीज आर द डिजिट्स जो कि हम ऑक्टल बेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, 7, और 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी, मैं बोलूंगा 3 बिट्स, क्योंकि 7 को अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो किस तरीके से आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1। ये क्या आता है, 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाता है। ओके, अब अगर मुझे 6 को रिप्रेजेंट करना होगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 1 0। इसी पैटर्न पे 5 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो वो क्या आ जाएगा, 1 0 1, ऐसे करके। तो 7 तक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बिट्स की जरूरत पड़ रही है, 3 बिट्स की जरूरत पड़ रही है। अब अगर मुझे 8 को रिप्रेजेंट करना होता तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चौथी बिट की जरूरत पड़ती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 7 तक ही नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 3 बिट्स मेरे लिए सफिशिएंट है। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, 312। ओके, क्योंकि ये ऑक्टल बेस में आ रहा है, हर एक नंबर को हमें कितने बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 3 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2 को लूंगा, 2 को अगर मैं 3 बिट्स की मदद से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, वो 1 0 1 आ जाएगा, ऐसे करके। ओके, अगर मुझे 1 को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा तो वो कैसे आ जाएगा, 0 0 1 करके। ओके, अगर मुझे 3 को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा तो वो कैसे आ जाएगा, 0 1 1 करके, ऐसे करके। ओके, ये जो ऑक्टल नंबर 312 था ये इसका क्या आ रहा है, बाइनरी इक्विवेलेंट आ रहा है। तो एक चीज आपने समझ ली यहाँ पे कि हम कैसे ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस डेसिमल टू बाइनरी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं, मुझे मैजिक नंबर्स याद रखने हैं। यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, उसके बाद क्या आ जाएगा, 256। ठीक है, और 250 जहां जहां पे 0 आ रहा है उन नंबर्स को कैंसिल करो, 256 कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 32 कैंसिल हो जाएगा, 16 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी नंबर्स यहाँ पे बचे इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 128 और 64 हो गया 192, प्लस यहाँ पे बचा 8, प्लस 8 हो गया 200, प्लस यहाँ पे बचा 2, तो ये टोटल में कितना बन जाएगा, 202 बन जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 202। और ये किस बेस में आ रहा है, डेसिमल बेस में आ रहा है। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इस कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार रिपीट में डालो, समझने की कोशिश करो, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके बताओगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी एग्जाम्पल और लाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि कैसे हम नंबर्स को एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। CD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ये पॉइंट आप याद रखोगे, CD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है
दैट हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 700 मेगाबाइट्स, जो जिसमें हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, 700 मेगाबाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं, और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बात अगर हम डीवीडी की करेंगे, डीवीडी अगेन एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी 15 टाइम्स ज्यादा होती है देन सीडी, ठीक है, और ये वाला सेंटेंस भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is true with respect to dynamic RAM, DRAM and static RAM, SRAM? ओके, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। DRAM requires the data to be refreshed every 15 milliseconds, but static RAM does not require periodic refreshing. मैंने आपको ऑलरेडी बताया DRAM को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, while as static RAM को हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 22। बाकी स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे ये बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। Which among the following is a flash memory device? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। अभी जब मैंने आपको मेमोरी हायरार्की करवाई तो वहां पे मैंने आपको बताया फ्लैश मेमोरीज को हम क्या बोलते हैं, और यूएसबी मेमोरी भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 23। और ये वाला क्वेश्चन फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कन्वर्ट 12 टू इट्स इक्विवेलेंट इन बाइनरी। ओके, हमें 12 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है PAA के पेपर में पूछा गया था। हमें 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम किन का इस्तेमाल करेंगे, मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 8 आएगा। 16 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 16 हमारे नंबर से बड़ा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें 12 बनाना है। आपको देखना है कि इनमें से किस किस नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हो 12 बनाने के लिए। आपको पता है 8 + 4 अगर हम करेंगे तो वो 12 बन जाएगा। तो इन दोनों जगहों पे हम क्या डालेंगे, 1 1 डालेंगे, और बाकी जगहों पे क्या डालेंगे, 0 0 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 12 बन चुका है। 8 + 4 जब हम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 12। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। Which one of the following is called as primary memory of computers? आप देख सकते हो खुद ही कितना बेसिक क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हम किसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रैम। आप देख सकते हो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में भी ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया था, JSA में भी पूछा गया था, और जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन ये एग्जाम में किसी भी स्टूडेंट को गलत नहीं होने वाले, ठीक है। अब जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा अगर आपको ग्रिप चाहिए, आप अगर एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। SSD is a new generation of storage device used in computers. What is the full form of SSD? आजकल हम HDD मेमोरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हार्ड डिस्क अब खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। नए सिस्टम जितने भी हम लाते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या करते हैं, SSDs का इस्तेमाल करते हैं। हमें SSD की फुल फॉर्म बतानी है, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। Which of the following is not a feature of primary memory? आपको बताना है इनमें से प्राइमरी मेमोरी का कौन सा फीचर नहीं है, यानी कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग प्राइमरी मेमोरी। इट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, इट इज वेरी ट्रू। मैंने आपको ऑलरेडी बताया CPU डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरीज अवेलेबल। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया रैम वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरीज अवेलेबल है, ओके। उसके बाद इट इज़ कंटेंट्स आर लॉस्ट वंस पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम पावर ऑफ करेंगे अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को, इसके कंटेंट्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी की बात करेंगे, इट इज़ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया इसका डेटा या इसका कंटेंट लॉस नहीं हो जाता है अगर हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ये एक फीचर नहीं है किसका, प्राइमरी मेमोरी का। हमें इतना पता है प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है, ना कि नॉन वोलेटाइल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r द फीचर्स ऑफ SRAM? आपको बताना है कि SRAM के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
ठीक है, सबसे पहले इट इज़ फास्टर देन डी रैम। मैंने आपको ऑलरेडी एस रैम और डी रैम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया एस रैम फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डी रैम, ये तो बिल्कुल सही है। इट इज़ बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव, ये पॉइंट भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। इसका ये क्या होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है दैन डी रैम, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला स्टेटमेंट भी सही ही होगा। एस रैम क्या होती है, बिगर इन साइज। ओके, इट रिक्वायर्स लेस पावर कंजप्शन, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बताया। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एस रैम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी या RWM। आपको बताना है इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसको हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज रैम। रैम को हम क्या बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं या RWM भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम रीड और राइट दोनों साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। SDRAM स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है SDRAM की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो होपफुली आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करके रख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।